हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम डायमेंशनल फार्मूला में देखा था कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। डायमेंशनल फार्मूला हमने एक दो क्वांटिटीज का निकाल के भी देखा था कि कैसे निकलता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो ध्यान से देखिए आप लोग। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बराबर क्या पढ़ा था आप लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? अब लेकिन एक चीज देखो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एक प्रकार की लेंथ। तो ये लेंथ लिख दी हम लोगों ने, अपॉन में क्या लिख दिया? टाइम। हमने आपको बोला था कि जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, सामने दी गई सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करो। आपकी लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते थे। यही था लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था कि एल हमारा ये है, टी हमारा नीचे +1 पावर के साथ है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका? -1 पावर के साथ हो जाएगा। तो देखो टी आपका -1 पावर के साथ हो गया। और यहाँ कहीं पर भी आपको एम लिखा दिख रहा है क्या? एम नहीं लिखा दिख रहा है, इसलिए एम की पावर क्या कर दोगे आप लोग? 0। हो जाएगा एम की पावर 0 LT -1। ये आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। और डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होनी चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको एक बात बता देता हूं, लगभग आपके पास 5 से 10 ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो उनको आपको ओरली तौर पे याद होने चाहिए। इसका फायदा क्या होता है कि जब दूसरे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे जाते हैं तो हम उनमें डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन यूज करके और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अगर मैंने आपसे पूछा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे जो इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक वेलोसिटी मिलेगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी से निकलने वाली क्वांटिटी आपकी क्या होगी? एक वेलोसिटी ही होगी। अपॉन में हमने क्या रख दिया? टाइम रख दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी से निकला क्या? वेलोसिटी और अपॉन टाइम। अब अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम है, आप वापस उसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में कन्वर्ट करो, कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें मालूम होता तो आप बोलते कि अगर हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और हमें काय का मालूम होना चाहिए? टाइम का। ठीक है। अभी अभी आपने नोटिस क्या किया था कि जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था वो क्या था? m की पावर 0 LT -1। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? m की पावर 0 LT -1 अपॉन में आपने क्या लिखा? एक t और लिख दिया। समझ में आएगा कि नहीं आया? ये t आपका ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा? m की पावर 0, ये LT -1 पहले से था, एक t की पावर ऊपर गया +1, तो क्या हो गया? -1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद देखो ये होगा m0, ये हो गया l। अब देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी होगा। x की पावर a है और x की पावर b मल्टीप्लाई में है, तो बेस x है दोनों में, तो इसकी पावर को आप क्या कर दोगे? ऐड अप, यानी क्या हो जाएगा? a + b। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे क्या है? टाइम है, टाइम की पावर -1 है, तो देखो यहाँ पे टाइम की पावर -1 प्लस ये भी आपका क्या हो गया? -1। बेस सेम है तो पावर हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। -1 और -1 कितना हो जाता है? -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया? m0 LT -2। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या इसमें? जल्दी से इसको नोट करो। तो देखो हमने वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन देख लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है ना? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ। हमें पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना? अब अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो आपको अल्टीमेटली मास का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। यही बात है कि नहीं? अब अगर आपको एक्सेलरेशन का नहीं मालूम है तो कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना सारा कैलकुलेशन करोगे तो कितना ज्यादा मैसअप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो तो मास का तो m ही हो जाएगा, पर एक्सेलरेशन का भी आपने जीत देखा m0 LT -2।
यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर ऐड, यहां भी m है और यहां भी m, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 0, तो 1 + 0, l तो दूसरा था नहीं तो अकेला l ही आ गया, t की पावर -2 वैसे ही का वैसे ही आएगा क्योंकि और कोई t का टर्म तो है ही नहीं। तो यहां देखो क्या हो जाएगा m, दिस इज l, दिस इज t -2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का है फोर्स का। अगला देखो, अगर मैंने आपसे बोल दिया वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैंने? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो ऑब्वियसली वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखना आप ध्यान से, यहां पर अगर आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। अब अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नन नहीं है तो पहले करोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को बदलोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम में, फिर वेलोसिटी को बदलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा? अगर हम 8 से 10 डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो हम लोगों को याद रखना है कि अगर हमें पेपर के एस्पेक्ट से देखना है तो हमें ऐसी एक्टिविटीज अपने दिमाग में डालनी पड़ेंगी जो अल्टीमेटली आपका पेपर में टाइम बचाए। तो आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करने, जहां पर आप रह रहे हैं रूम पे, जिस जहां पे सोते हैं उसके आसपास ये चीजें लगा के रखो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हो गए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हो गए, डिफरेंशिएशन के बाद आपका देखो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इन सब के आपके आसपास लगना चाहिए। रात को सोने से पहले या कभी भी रूम पे गए एक बार तो इनको उसकी तरफ देख के रिवाइज करना ही चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करोगे ना तो अल्टीमेटली एक दिन वो आपको अच्छे से लर्न हो जाता है। समझे? तो देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था हमारा? mlt-2, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या है? l। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक चीज ध्यान से देखो आप यहाँ से कि ये आपका हो जाएगा m अकेला है और कोई m तो था ही नहीं। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे देखो l की पावर 1 और l की पावर 1, ये क्या हो जाएगा? l की पावर 2 हो जाएगा, और टाइम की पावर भी क्या हो जाएगा? -2। तो देखो आपने देखा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? ml2t-2। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। आगे देखो, अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, प्रेशर के बारे में बताओ। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? ठीक है ना? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों ने देखा होगा घर में जो पानी धुलने में क्या कि पानी वाली जो सटक होती है, अगर उसके होल को छोटा करते जाओ, करता चले जाओ, तो पानी कितना प्रेशर के साथ निकलता है? निकलता है कि नहीं निकलता है? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने फिर वही आपसे बोला जरा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आपको किस किस का मालूम होना चाहिए? फोर्स का और एरिया का। हाँ या ना? नहीं याद होगा, पूरी कहानी शुरू से करनी पड़ जाएगी। तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें अगर, तो ml2t सॉरी ml क्या था हमारा? फोर्स का मास मतलब m, एक्सेलरेशन मतलब lt-2। फोर्स का क्या था? mlt-2। एरिया का क्या है हमारा? l²। लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों एक ही प्रकार की लेंथ है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये l² होता है आपका एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखना ध्यान से, ऊपर जाएगा तो ये +2 काय में कन्वर्ट हो जाएगा? -2 में। तो mlt-2 पहले से था, नीचे से ये गया तो l की पावर काय में चला गया? -2 में। बेस सेम है तो पावर क्या कर देना हमको? ऐड कर देना है। तो यहाँ पे l की पावर +1 था, यहाँ पे प्लस l की पावर क्या हो जाएगा? -2 ऐड हो जाएगा। हाँ है ना? और t की पावर -2 वैसे ही चल रहा है। अब -2 में प्लस का 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 ही बचेगा। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस शुड बी m, दिस शुड बी l-1 एंड दिस शुड बी t-2। गॉट इट और नॉट? You get ml-1 t-2. This is the dimensional formula of a pressure. ठीक है? तो आप लोगों को ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहां तक तो मिनिमम याद ही रखने। प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये वो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं जो मोस्टली ज्यादातर यूज हो जाते हैं। ठीक है? अगर मैंने आपसे कभी बोला, ध्यान से देखना यहाँ पे, कि करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब
क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? आपको सबको पता है आई मतलब करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे करंट नहीं, हम क्या बोल देते हैं कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो आई हो जाएगा, पर हम चार्ज का देख लेते हैं। चार्ज का कई बार पूछा जाता है, तो देखो ध्यान से, चार्ज को अगर हम बात करें तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे आई करंट है, क्यू हमारा चार्ज है और टी हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू का निकाल के बताओ, तो क्यू को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरे साइड रख दो, ठीक है। अब आपको पता है करंट भी आपकी उन 7 फंडामेंटल में से एक है और यहाँ पे टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर हम चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना चाहते थे तो करंट का हमारा कितना हो जाएगा, एम्पियर मतलब ए और टाइम मतलब टी। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखना ध्यान से, ये भी लिख सकते हो, एम तो था ही नहीं, एल तो था ही नहीं, ए इंटू टी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला काय का हो गया आपका, करंट का। या ए टी लिख दो या फिर एम जीरो एल जीरो ए इंटू टी, ये चार्ज का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे, मान लो मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है ना आप लोगों ने क्लास 10th में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड, जिसको आप वी कैसे निपटाते थे, वी से लिखते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जो कि आपका क्या हो जाता था, W अपॉन क्यू, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैंने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क अपॉन उस चार्ज की वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर देते थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आता था, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली अगर हमें V का फॉर्मूला चाहिए है तो हमें W का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और हमें Q का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब अगर मालूम नहीं है तो निकालने में आपका कितना ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे W यानी वर्क, अभी आपने देखा था mL2T-2, ये आपका W का निकल के आया था mL2T-2, और चार्ज का हमारा क्या निकल के आया, अभी बगल से देखो लिखा है आपका A इंटू टी। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा 80 तो माइनस के हो जाएंगे इनकी पावर से, तो mL2T-2 तो पहले से था, ठीक है ना, और ए के ऊपर क्या जाएगा -1 और टी के पास क्या जाएगा -1, क्योंकि जब ये नीचे थे तो +1 पावर के साथ थे। तो देखो यहाँ पे और कोई मास नहीं था तो मास वैसे ही आ गया, और कोई लेंथ नहीं थी तो इसमें लेंथ भी हमारी कैसी आ गई, वैसे ही आ गई। टी की पावर -2 और टी की पावर -1 ऐड होके कितना हो जाएगा, -2 और -1 -3, और करंट कितना है ए -1। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, पोटेंशियल का। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ आप, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। अगर किसी की डायमेंशन होता है तो यूनिट नहीं होता है। हम इस प्रकार की क्वांटिटीज को भी एक बार डिस्कस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ध्यान से देखना कि आप बात करो, एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल की हम लोग बात करें तो देखो एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, यानी यूनिट तो है इस क्वांटिटी की। तो अब हम क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करके देखें क्या। तो देखो एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आपके आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। देखो आर्क यानी लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क की जो लेंथ होती है वो क्या एक प्रकार की लेंथ है, तो उसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो। रेडियस भी आपकी एक प्रकार की लेंथ है, वो भी क्या हो जाएगा एल, तो एल से एल क्या हो गया आपका कैंसल। तो अगर कभी आपसे पूछे कि एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके पास कोई भी चीज नहीं बची, ना एल बचा, ना एम बचा, ना टी बचा। यानी एक बात समझो, एंगल जो हमारा है ना वो कैसा है, जल्दी देखो, एंगल हमारा क्या है, डायमेंशन लेस तो है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता उसको m0 l0 t की पावर 0 ऐसे लिखते हैं। तो एंगल हमारा क्या है, डायमेंशन लेस तो है, पर आप देखना इसकी यूनिट होती है बट डोंट यूनिट लेस, बट इट इज नॉट यूनिट लेस। समझ में आया कि नहीं आया, डायमेंशन लेस तो है पर ये यूनिट लेस नहीं है।
समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है उन क्वांटिटीज को हम लोग डायमेंशन लेस बोलते हैं। पर एंगल हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है, डायमेंशन तो इसका नहीं है पर इसके पास यूनिट होती है, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना आप लोग। देखो अभी एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वो डायमेंशन लेस भी होने वाला है और यूनिट लेस भी होने वाला है। तो देखो यहाँ पे उसकी बात करें, दैट्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में। लाइट चैप्टर में जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्यों होता है? डिफरेंट मीडियम की डेंसिटीज की वजह से जो स्पीड में वेरिएशन आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आपका फॉर्मूला म्यू बराबर क्या हो जाता था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता था, आपने पढ़ा है ना डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यानी अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू होता है आपका सी डिवाइडेड बाई वी। सी स्पीड ऑफ लाइट और वी क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पहला सी क्या है? वैक्यूम में, और मीडियम में वी हो जाएगा। तो अगर हमें म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो हमें सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चाहिए और वी का मतलब अब अगर हमें म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हमें सी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी चाहिए और वी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सी है क्या? स्पीड है ना, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था? m0 lt माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम v की बात करें तो v का क्या हो जाएगा? m0 lt माइनस 1। तो ये देखो ये दोनों क्या हो गए आपस में? कैंसल। यानी म्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आया वो m0 l0 t0, यानी इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। पर आपको पता है ऊपर की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। नीचे की भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड भी तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो ना तो इसके पास यूनिट है और ना इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज unitless as well as dimensionless quantity, unitless as well as dimensionless quantity। समझ में आया कि नहीं आया? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस भी होता है, साथ ही साथ डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी होता है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ोगे जिनके बारे में हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। पर एक बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन आता है, मैं उसको करके दिखाता हूं, आप बताना कि आपसे आया कि नहीं आया। क्वेश्चन है आपका फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे बोला गया जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो। अब ये मत बोल देना कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ के आया। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, जब भी दो ऑब्जेक्ट के रखे होते हैं कुछ फिक्स डिस्टेंस पे तो उनके बीच पे एक फोर्स लगती है, वहां पे आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। पढ़ा है आपने और बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कैपिटल जी कांस्टेंट आया एंड दिस इज m1, दिस इज m2 एंड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। यहाँ जो ये कैपिटल जी कहलाता है, समझना बात को, यहाँ पे जो आपका कैपिटल जी जो जी दिख रहा है ना, यही आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें इस फिजिकल क्वांटिटी का, इस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो एक चीज याद रखना, जब भी हमें किसी चीज का डायमेंशनल फाइंड करना हो फॉर्मूले में, तो जो उस चीज को एक साइड रखो, बाकी सबको क्या कर दो? दूसरे साइड भेज दो। तो देख रहे हैं यहाँ पे जी को मैंने इस साइड रखा, बाकी सबको भेजा, तो देखो आपके पास कौन पहुंच गया? आर स्क्वायर आया ना, और इसके नीचे में कौन आ गया? m1 और m2। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी को हमने एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दिया। तो अगर हमें इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, अगर हमें इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो अल्टीमेटली हमें एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, हाँ या ना? हमें क्या चाहिए?
एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, हमें आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, हमें m1 का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए और हमें m2 का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तभी हम g का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ आप लोग। तो देखना क्या होगा, m0 LT-2, ये तो आपका फोर्स था, सॉरी m1, मास इंटू एक्सेलरेशन, m LT-2 आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का लेंथ का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा l⁻², m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, m LT-2 तो वैसे ही लिख दो, एल स्क्वायर ऊपर है वैसे ही रहने दो, ये m⁻+2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, m⁻, यहाँ पे क्या हो गया आपका -2। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के पास यहाँ पे देखो +1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, तो -2 में से +1 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो m⁻ बचेगा ये -1, l⁻1 है इधर पे, यहाँ पे l⁻2 है, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा l⁻3 और t⁻²। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में अलग अलग क्वांटिटीज के होते हैं, जब आप लास्ट तक फिजिक्स पढ़ लोगे इन 2 सालों में, पूरी 11वीं की और पूरी 12वीं की, तब आपको सारे फॉर्मूलेज ओरली लर्न होंगे, आप उन फॉर्मूले की मदद से डायरेक्टली निकाल सकते हो। अभी आपको फॉर्मूलेज हो सकता है काफी बच्चों को लर्न नहीं हो, इसलिए बताना जरूरी होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोगों ने अब देखो डिफरेंट चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो सीख लिए। अब हमारे लिए क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ इस बेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको फाइंड करो, नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला के बहुत ही शानदार एप्लीकेशन भी है। पहला एप्लीकेशन है कि ये बता पाता है कि कौन सी इक्वेशन धरती में एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। दूसरा, हम लोगों ने जो डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल SI, CGS और FPS, इनको आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई चीज को हमने SI में नापा, वो CGS में कितनी होगी ये हमें कौन बताता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही आसानी से बता देता है। थर्ड वन इज दैट कि हमें फिजिकल क्वांटिटी को देख के उस पे फॉर्मूला कैसा बन सकता है वो भी बताने का काम हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला करता है। यानी इतने सारे एप्लीकेशन इसके हैं, तो इसका मतलब है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए अगला, एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हेडिंग डालो आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां डालो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमें एप्लीकेशन शुरू करने से एक रूल पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमें इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाता है। पहले हम इसको एक बार समझ लें, फिर हम देखेंगे इसका आगे यूज क्या है, क्योंकि ऐसे तो पढ़ नहीं रहे फालतू में, कहीं ना कहीं ये आगे रिलेट होने वाला है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अगर मैं आप एक बात बोलूँ, आप लोग मैथ्स पे पढ़ते हो, हमेशा एस के साथ हमेशा एक्स जुड़ता है, y के साथ हमेशा y जुड़ता है और z के साथ हमेशा z वाले टर्म होते हैं। ऐसा तो नहीं आपने x 2x + 2y दिया है तो आप ऐसा कर दो कि x और y को जोड़ के कुछ नया बना दो, ऐसा तो होता नहीं ना। यानी सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही रूल हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखना ध्यान से आप, तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू द principle of homogeneity, according to the principle of homogeneity, same type of quantities can be added और सब्ट्रैक्टेड। क्या कहलाता है ये, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरा क्या होता है इसका नियम, आप इसको ये भी बोल सकते हो, ऑल द क्वांटिटीज which are
added or subtracted, all the quantities which are added or subtracted, ठीक है, have same dimensional formula, have same dimensional फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगर वो क्वांटिटी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, यानी जितनी भी क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात इसी टर्म को लिखे कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एलएचएस, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS is equal to dimensions of each term of RHS। समझ में आया कि नहीं आया? अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटीज प्रेजेंट है उन सब का डायमेंशन राइट हैंड साइड की जितनी भी क्वांटिटीज प्रेजेंट है उनके डायमेंशन से मैच करता है तो भी हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। यानी हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक बात पता चली कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वो सभी क्वांटिटीज जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कि जितनी डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, अगर जितनी क्वांटिटीज प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में उन सभी के डायमेंशंस जितनी भी क्वांटिटीज प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में उन सब के डायमेंशन से मैच होगा तो ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करते बोलेंगे कि वो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है। पर हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना क्यों पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, मैंने आपको पहला एप्लीकेशन अभी बताया था थोड़ा रिमार्क कराने के लिए कि पहला एप्लीकेशन हमें ये बताता है कि कौन सी इक्वेशन धरती में एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। करेक्ट इनकरेक्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन धरती पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो याद रखिएगा जौन सी इक्वेशन आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगी वो आपकी धरती पे एग्जिस्ट कर सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे पहला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन। हमें क्या चेक करना है, किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि वो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इस पे रूल समझना, if any equation follows the principle of homogeneity, follows the principle of homogeneity, अगर कोई इक्वेशन आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, ठीक है, एनी इक्वेशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देन इट विल बी कंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है। कंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब क्या होता है, मे बी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ये आपकी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है। करेक्ट इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है, ये हमारा कंसिस्टेंट बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ट्राई करते हैं एक दो क्वेश्चन में कि क्या हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सबसे पहले मैं देखता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैं आपसे बोलूँ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर ये तो ऑब्वियसली न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने दे रखा है तो एग्जिस्ट करता ही है। पर अगर मैंने बोला नहीं यार एक बार टेस्ट करके तो बताओ, ऐसे साइंटिस्ट ने देने से क्या होता है, क्या रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकती है? तो जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होगा वो तो वेरीफाई कर देगा, जिसको नहीं होगा वो न्यूटन का सहारा लेके निकल देगा, हाँ है ना। तो हम लोग देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो एस है, मतलब एक ही क्वांटिटी है जो एस है। तो एस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास तो होता नहीं है, टाइम भी नहीं होता है, सिर्फ एल होता है, तो m0 L T0 ये आपका हो गया।
ठीक है, RHS में जाते हैं। देखो यहाँ पे टर्म्स याद रख लेना, एस डिस्प्लेसमेंट है, यू आपका वेलोसिटी है, टी आपका टाइम है, ए आपका एक्सेलरेशन है। और एक छोटी सी नोट बात याद रख लेना, ये जो नंबर्स होते हैं, सपोज करो 2, 1/2, 5, 7/5 ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिए जाए, उस क्वेश्चन में इनको हम वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे शादी में हम फूफा को इग्नोर करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें इस नंबर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बाकी सब जो वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, पर नंबर्स का नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर हम u इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो u क्या है आपका, वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो m0 lt -1, ठीक है, उसके साथ क्या है, टाइम, तो टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखना यहां से क्या हो जाएगा, m0 l, और यहां देखो t की पावर -1, यहाँ पे क्या है, t की पावर +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो t की पावर 0। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वो वाला डायलॉग बोलना पड़ेगा क्या, कुछ समझ में आया क्या विनोद? तो देखो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है m0 l t0, और यहाँ पे ये जो निकल के आए, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। यानी अभी तक तो इक्वेशन हमारी फॉलो कर रही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। अभी एक क्वांटिटी और बची है, वो क्या है आपका at²। तो देखो एक्सेलरेशन का क्या होता था, m0 l, ठीक है ना, t-2, ये एक्सेलरेशन का होता था, ठीक है। टाइम का क्या हो जाता था हमारा, टाइम स्क्वायर हो जाएगा इधर पे। अब देखो -2 में से +2 को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये निकल के आया m0 l t0। तो देखो ये भी आपका क्या हो गया, सेम वही बना m0 l t0। यानी एवरी टर्म्स जो आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट थे और ईच टर्म जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट थे, उन दोनों के डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। अगर सेम है इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, or if any equation follows the principle of homogeneity, then it will be called the consistent equation. Got it or not? ठीक है, तो आप यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, dimensions of each term of LHS, ठीक है, is equal to the dimensions of each term of RHS. It means that the given equation follows the principle of homogeneity, then it will be consistent, the consistent equation. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हमने देखा यहाँ पे कि LHS के सभी टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल हो रहे थे राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स के डायमेंशंस में। तो दी गई इक्वेशन हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है, और हम बोल सकते हैं इसी वजह से ये हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, हमने अगर मैं ये दो इक्वेशन लिखूं तो h बराबर ut प्लस 1/2 at², मैं h बराबर ये भी लिख दूं ut प्लस 5 at², मैं h बराबर ये भी लिख सकता हूँ ut प्लस 7/2 at², ऐसे करके कुछ भी लिख दूं। तो इनमें से आप ये देखोगे हमें नंबर से तो कोई मतलब नहीं होता था, और अगर हम नंबर हटा दे तो सेम टर्म्स बन रहे हैं सब में कि नहीं सब। तो ये भी डायमेंशनली वाइज करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली वाइज करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली वाइज करेक्ट है। लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन थी जो साइंटिस्ट ने दी थी, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला वाइज तो सिर्फ ये ही करेक्ट है, बाकी ये जो बची हुई दो हैं भले ही डायमेंशनली करेक्ट है पर ये फॉर्मूला वाइज करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हमें निकल के आया कि जो आपके साइंटिस्ट ने इक्वेशन दे दी वो तो फॉर्मूला वाइज भी करेक्ट है और डायमेंशनली करेक्ट है, पर सारी की सारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपकी फॉर्मूला वाइज करेक्ट होंगी ये जरूरी नहीं है। तो नोट डाल के यहां पे लिखो आप, ऑल द इक्वेशन which are formula wise correct
formula wise correct will be dimensionally correct, will be dimensionally correct, but all dimensionally correct equation, all dimensionally correct equation, all dimensionally correct equation will not be formula wise correct। समझ में आया कि नहीं आया? जितनी भी आपकी क्वेश्चन है जो कि फॉर्मूला वाइज करेक्ट होती हैं वो डायमेंशनली करेक्ट पक्का ही होंगी। जैसे ये फॉर्मूला वाइज करेक्ट थी तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, पर इतनी सारी क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट थी पर सभी फॉर्मूला वाइज निकली क्या? नहीं निकली ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी किसी भी क्वेश्चन की चेक कर सकते हो। हम लोग आते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन पे। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन हमने क्या बोला था कि एक प्रकार के यूनिट सिस्टम को ये दूसरे प्रकार के यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करता है, यानी द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम इनटू अनदर टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम विल बी डन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। गॉट इट और नॉट? तो सेकंड एप्लीकेशन देखो आप लोग जल्दी से। सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगा टू कन्वर्ट one type of unit system into another type of unit system। एक प्रकार के यूनिट सिस्टम को दूसरे प्रकार के यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल एसआई से सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकता है, सीजीएस से एफपीएस में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। पर मैं आपको कुछ एक वर्किंग रूल बताऊंगा, उस वर्किंग रूल को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्किंग रूल आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ नोटिस करना है कि हमने कौन कौन से स्टेप किए। फिर मैं कभी एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाऊंगा ना तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे क्या वो सच में वो पूरे स्टेप से ही सॉल्व हो रहा था कि नहीं। तो देखो सबसे पहला स्टेप देखते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई the physical quantity, identify the physical quantity by its unit। आपको क्वेश्चन में एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट दी जाएगी, उसको देख के बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर न्यूटन दे दिया तो फोर्स, किलोग्राम दे दिया तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? मास। सेकंड दे दिया तो क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी, टाइम। तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो यूनिट को देखकर। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? राइट डाउन इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट डाउन इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको क्या करना है? राइट डाउन करना है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकल कर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, कोई दिक्कत? थर्ड वन इज, अब देखो आपको एसआई से अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो पहला यूनिट सिस्टम क्या हो जाएगा? एसआई। जिसमें कन्वर्ट करना है क्या हो जाएगा आपका? वो आपका सेकेंड यूनिट सिस्टम या अनदर यूनिट सिस्टम हो जाएगा। तो डिफाइन द गिवन डायमेंशनल फॉर्मूला, डिफाइन द गिवन डायमेंशनल फॉर्मूला इन वन टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम, in one type of unit system। in one type of unit system हमें क्या करना है? हमें डायमेंशनल फॉर्मूला को पहले टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम में डिफाइन करना है एंड once again define in second type of unit system। अब दूसरे प्रकार के यूनिट सिस्टम में हमें क्या कर देना है? डिफाइन कर देना है। समझना है कि नहीं है? जो इक्वेशन हमें थर्ड से मिली, मान लिया यहाँ से इक्वेशन हमें क्या मिली? थर्ड, और यहाँ से हमें क्या मिली? इक्वेशन नंबर 4। तो आपको क्या करना है? इक्वेशन थर्ड और 4 का डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन थर्ड
ठीक है, डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 कर देना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका 5th स्टेप था। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 कर देना है। अब ध्यान से देखना 6th स्टेप, अगर आपको SI से कन्वर्ट करना था CGS में, ठीक है ना, तो जितने भी SI वाले टर्म्स थे, ये जो SI वाले टर्म्स थे, इनको आप चेंज कर दो, चेंज इनटू CGS में। समझ में आई कि नहीं आया? जितने भी SI वाले टर्म्स थे उनको काय में चेंज कर दो, CGS में। सपोज करो अगर आपको क्या करना था, CGS से SI में कन्वर्ट करना था, तो जितने भी CGS वाले टर्म्स थे उन सबको काय में कन्वर्ट कर दोगे आप लोग, SI यूनिट सिस्टम में। तो ये स्टेप थे हमारे, जिनकी मदद से हम आसानी से कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कन्वर्जन। सबसे पहला क्या था, आपको क्वेश्चन में देखना है यूनिट को देखकर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। जैसे हमें पता चल जाए कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तुरंत आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे। सपोज करो अगर उसे SI में से CGS में कन्वर्ट करना था, पूरे के पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला को SI सिस्टम में डिफाइन कर दोगे, फिर उसी फॉर्मूला को आप लोग CGS सिस्टम में डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, दोनों का डिवाइड करोगे। अब क्योंकि हम SI से CGS में कन्वर्ट कर रहे थे, सारे SI टर्म को हम CGS में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा देखने में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ना? हम एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखो आप लोग अपनी बहन को प्यार से क्या कह के बुलाते हो? डाइन बुलाते हो, डाइन, चुड़ैल, ठीक है ना? तो याद रखना फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और CGS यूनिट हमारी बहन मतलब डाइन होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन। तो देखो इसको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि आप लोग ये देखो, यूनिट को देख के बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। न्यूटन, न्यूटन किसका होता है? फोर्स। यानी यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? फोर्स। तो मान लिया दिस इज फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो लिख दो। तो क्या होता था? MLT-2। यही तो सेकंड स्टेप था कि पहले पहचानो फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। आपको पता है ऐसा यूनिट में उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, देखना, तो अब देखो क्योंकि न्यूटन ऐसा यूनिट है, यानी यहाँ पे जो तीनों टर्म्स है, मास, लेंथ और टाइम, इनको SI सिस्टम में डिफाइन करना पड़ेगा। यही तो था ना कि जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकले उसे पहले वाले यूनिट सिस्टम में डिफाइन कर दो। पहला क्या है? SI। तो देखो मास की SI यूनिट क्या होती है? kg, हमने इसको 1 kg लिख दिया। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर, हमने ये 1 मीटर कर दिया। ध्यान से देखना, इसको m की पावर 1 थी इसलिए इसके ऊपर भी 1 आया, L की पावर 1 थी तो इसके ऊपर भी 1 क्या आया, 1 सेकेंड आपकी टाइम हो जाएगा, पर टाइम के ऊपर -2 था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? -2। मान लिया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक, अब हम इसको CGS में कन्वर्ट कर दें, सेकेंड वाले में तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो इसकी मास की यूनिट क्या हो जाएगी? CGS, ग्राम, मीटर की क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर, और टाइम की क्या होगा? सेकेंड ही। तो ये देखो वैसे ही का वैसे ही आ गया, ये आपका सेकेंड। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, डिवाइड 1 and 2। तो देखना यहाँ पे 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन बचेगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड की पावर -2 आ गया। यहाँ नीचे देखो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड की पावर -2। ये से ये तो गया। अब क्योंकि हम SI को कन्वर्ट कर रहे हैं CGS में, इसका मतलब है SI के सारे टर्म्स को कन्वर्ट काय में करना पड़ेगा? CGS में। तो यहाँ पे SI के कौन कौन दिख रहे हैं? kg और मीटर। तो अब देखो हम इसको कन्वर्ट अगर करें, ध्यान से देखना, हमारा क्या चल रहा है? 1 kg, ठीक है, सॉरी, हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे? 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर, यही चल रहा था। ठीक है, हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, अपॉन में ये हो गया 1 ग्राम, और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर निपटा दो, ग्राम से ग्राम। तो देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 क्या बना? 10 की पावर 5। तो देखना 1 न्यूटन बराबर, डाइन को तो भेज दो तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 डाइन।
समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मिला हमें 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। आप लोग को कुछ चीजों को घर से करके लाना है, एक दो मैं देता हूं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। अगला देखो आपको क्या करना है, 1 सीजीएस प्रेशर को, ये उल्टा है, 1 सीजीएस प्रेशर को कन्वर्ट करना है पास्कल्स में। 1 सीजीएस यूनिट प्रेशर को हमें काय में कन्वर्ट करना है, पास्कल्स में। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करना। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बने तो आप लोग जाना, आपको ये मैं व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे आपको इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप करना है। अगर नहीं बने तो उसमें आपको बताना है, हम आपको उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या करना है, 1 जूल को आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाना है और 1 सीजीएस प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करके दिखाना है। अपना सॉल्यूशन आप इस पे भेज सकते हो। और साथ ही साथ अगर नहीं आए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि ये नहीं आया, हम आपको इसका सॉल्यूशन बनाकर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हमारे 2 एप्लीकेशन तो हो गए। अब हमारा अल्टीमेटली आता है फाइनल एप्लीकेशन। फाइनल एप्लीकेशन हमारा क्या होता है कि मान लिया हमें नहीं पता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी किस फॉर्म में आते हैं। अब बाकी ऐसे जानते हैं काइनेटिक एनर्जी में मास की पावर 1 होती है और वेलोसिटी की पावर 2 होती है। पर अगर हमें सिर्फ m और v दे दिया जाए और बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो हम उसे आसानी से नहीं बना सकते अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं जानते हो। यानी हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन सेटअप करने वाले हैं। इसका मतलब है हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अगला एप्लीकेशन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन, टू सेटअप अ रिलेशन बिटवीन different physical quantities, to set up a relation between different physical quantities. To set up a relation between different physical quantity. मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है आपका, लेट द टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum, let the time period of simple pendulum depends on length of the string, mass of the bob and gravitational acceleration, then find the formula of time period। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे बोला कि सपोज करो, यहां से ध्यान से देखो, ये आपका एक सिंपल पेंडुलम था, ये बॉब था जिसका मास m है, इसकी लेंथ आपको कितनी दे दी, l है। तो बोला जा रहा है जो आपका टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इस बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, जो चीज लिखी है, देखो टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बस समझना। और ये क्या लिखा है, क्या कर रहा है, ये डिपेंड्स कर रहा है। डिपेंड्स मींस होता है प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल साइन ला दिया। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। T is directly proportional to the L, M और G। तो हमें इसमें क्या करना है, ये नहीं पता ना कौन में कितने टाइम डिपेंड कर रहा है। मान लिया इसमें स्मॉल a टाइम डिपेंड कर रहा है, इसमें स्मॉल b टाइम और इसमें स्मॉल c टाइम। इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें सिर्फ ध्यान क्या देना है, हमें निकालना है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यूज को, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आपका था, ध्यान से देखो यहाँ पे,
ये आपका क्वेश्चन में दिया गया था कि टाइम पीरियड जो था हमारा वो डिपेंड कर रहा है एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी में। हमारा जो टास्क है वो टास्क क्या है, इन ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करो। समझ में आएगी नहीं आया? तो देखो जब भी प्रपोर्शनल साइन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। तो टी की पावर एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी था। जैसे ही आपने प्रपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया आपका के, ठीक है, विच इज एल की पावर ए नाउ, एम की पावर बी और जी की पावर सी। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। ठीक, देखो के तो कांस्टेंट नंबर टाइप का कुछ होगा, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम देखो इसको क्या करें, यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेना, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो के तो हमारा वैसे ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। एल की पावर ए मतलब एल की पावर ए ये हो गया, एम की पावर बी मतलब एम की पावर बी ये हो गया। अब आता है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन दोनों सेम ही फैमिली के हैं तो एक ही फॉर्मूला जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एम जीरो एल टी माइनस 2 की होल पावर सी। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे क्योंकि m और l के टर्म नहीं थे लेफ्ट हैंड में, तो m जीरो एल जीरो कर दो, t वैसे ही रहेगा, k तो कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, l की पावर a, इधर पे क्या हो जाएगा m की पावर b, इधर पे देखो क्या हो जाएगा, c का मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू सी बराबर 0, l की पावर 1 इंटू सी बराबर l की पावर c, t की पावर -2 इंटू सी बराबर -2c। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m जीरो एल जीरो एंड दिस विल बी t, ये हो गया k। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, m की पावर b और m की पावर 0 दोनों को ऐड कर दो तो b प्लस 0 बराबर b। समझ में आया कि नहीं आया? l की देखो यहाँ l की पावर a है, यहाँ पे l की पावर c, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो a प्लस c। यहाँ पे देखो t कितना दिया गया है, माइनस का 2c। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब एक चीज देखो, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड के डायमेंशन के, तभी तो काम बनेगा। मतलब m की पावर दोनों साइड जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे m की पावर 0, यहाँ पे b, तो कब सेम होगा, जब b किसके बराबर हो जाए, 0 के। यहाँ पे l की पावर 0 है, यहाँ पे a प्लस सी, दोनों कब बराबर होंगे, जब a प्लस सी किसके बराबर हो जाए, 0 के। यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे -2c, दोनों कब बराबर होंगे, जब -2c बराबर 1 के हो जाए। तो देखो यहाँ पे जब हम डायमेंशन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, b है, तो b बराबर आपका क्या मिल गया, 0। ठीक है, आगे देखो a प्लस सी बराबर आपका क्या है, 0, तो अब इसको रहने दो। यहाँ पे देखो -2c बराबर है 1, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। अगर c को इस वाले में पुट कर दे तो देखो a माइनस 1/2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 1/2। तो हमारा टास्क क्या था, a b और c को निकालना। ए क्या निकल के आ गया हमारा 1/2, बी हमारा क्या निकल के आ गया 0, और सी हमारा क्या निकल के आ गया -1/2। ये जो कुछ भी निकल कर आया उसको हम कहां पुट कर दे, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी ये वाली, इस पे हम पुट करें जरा, तो देखना ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, जो हमारा टी है, देखो यहाँ पे जो हमारा टी था वो डायरेक्टली ये क्या निकल के आया था आप लोगों का, देखो ध्यान से, T इज इक्वल टू के टाइम्स एल की पावर ए। ए हमारा कितना निकल के आ गया 1/2। समझ में आया कि नहीं, देखो ध्यान से, ए हमारा कितना निकल के आ गया 1/2, बी कितना है 0, तो देखो यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगा 0, और c कितना है हमारा 1/2। किसी की पावर 0 का मतलब होता है वो 1 के बराबर है, तो उसको हटा दो अब आराम से, तो क्या हो जाएगा k l की पावर 1/2। अब देख ले g की पावर ऊपर -/2 था तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा +/2, +1/2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये रियली में 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये रूट l लिखा हुआ है, ये नीचे क्या लिखा है रूट g। तो देखो t बराबर क्या मिल गया √l/g। ये देखो आपको नहीं भी पता था कैसे डिपेंड करता है, फिर भी आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि टाइम पीरियड बराबर k इंटू √l/g होता है। k की कोई भी वैल्यू बनी रहे लेकिन √l/g से मिलते जुलता जो भी फॉर्मूला होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे 3 बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला थे। पर आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस निकल कर आ रही हैं। लिमिटेशंस क्या था, पहला देखो, यहाँ देखो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहला था इट कैन नॉट आइडेंटिफाई
इट कैन नॉट आइडेंटिफाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, हमने ये चीज देखा था कि सारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फॉर्मूला वाइज करेक्ट इक्वेशन नहीं होती है। तो ये आप बोल सकते हो इट कैन नॉट श्योरली प्रेडिक्ट, इट कैन नॉट श्योरली प्रेडिक्ट, it cannot surely predict that the dimensionally correct equation, the dimensionally correct equation will be formula wise करेक्ट इक्वेशन। हमने यही देखा ना कि जो आपकी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो आपकी फॉर्मूला वाइज करेक्ट हो, ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। तीसरा, आप एक चीज नोटिस करना, जब हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, क्या कर रहे थे हम लोग, जब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने नोटिस की होगी अगर कोई फॉर्मूले में मल्टीप्लाई के तौर पे वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं तो आप बहुत आसानी से उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे या फॉर्मूला निकाल लोगे। लेकिन अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन है तो आप उस इक्वेशन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि आपको बोल दिया गया, जैसे मैंने b बराबर u प्लस 80, ऐसे मैंने बोला इस फॉर्मूले को प्रेडिक्ट करके बताओ, रिलेशन सेटअप करके बताओ, तो आप इसे सेटअप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो आप इसे आसानी से कर दोगे। यानी अगर आपके फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट फॉर्म में है, इन दैट केस आप उसको आसानी से रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हो। लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप उसमें रिलेशन सेटअप नहीं कर सकते हो। तो ये क्या बोलोगे, इट ओनली सेटअप अ रिलेशन, इट ओनली सेटअप अ रिलेशन between physical quantity which are in product form, which are in product form। ठीक है ना? it does not set up a relation between physical quantities if they are defined as addition or subtraction। समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जैक्टली ये नहीं बता पाता जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो किस तरह से रिलेशन डिपेंड करती है। यानी यहाँ तक जो हम लोगों ने आज पढ़ाई की, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, कुछ ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, और भी बहुत सारे होते हैं पर हमने कुछ निकाल के बताए निकालते कैसे हैं। ठीक है। दूसरे बार में हमने क्या देखा कि अगर आपको पेपर में कभी कोई क्वांटिटी का फॉर्मूले से को निकालने को आ जाए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जिस क्वांटिटी का आपको निकालना है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरे साइड पर रख दो और सबकी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है। इसके बाद हमने ये नोटिस किया कि डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनके लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन पार्ट भी थे जो हमें आगे चल के बहुत यूज आते हैं। सबसे पहला ये था, हम नॉर्मली ये दी गए 4 ऑप्शन से देख सकते हैं कि सच में इनमें से कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखी। जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, यानी जिसमें सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा, और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा वो आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। फिर हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूनिट सिस्टम थे उसे एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में पता किया। तो क्या किया, यूनिट को देखा, उससे हमें क्या मिली, फिजिकल क्वांटिटी, उसका लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों को अलग अलग सिस्टम में डिफाइन किया, दोनों का डिवाइड किया। अगर हमें एसआई से सीजीएस कन्वर्ट करना था तो सारे एसआई टर्म को बदल दिया, और अगर हमें सीजीएस से एसआई करना था तो सारे हमने सीजीएस टर्म को
बदल दिया। एंड द लास्ट वन हमारा क्या था, लास्ट वन में हमने क्या किया, जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्वेश्चन में पाई जाती थी, वो किस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन में मिलेंगी, इस चीज को हमने फाइंड करके देखा। तो ये हमारा आज डायमेंशनल फॉर्मूला थ्योरी के कॉन्सेप्ट से तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसका जो टाइटल भी होगा आपने फाइनल पार्ट सुना होगा। लेकिन अभी एक जिग-जैग शो आने वाला है। जिग-जैग शो में क्या होगा, हम बहुत सारे आर्बिट्री ऐसे क्वेश्चंस उठाने वाले हैं जो प्री आईक्यूज में आपका नीट और जेई में पूछे जा चुके हैं, सीईटी में पूछे जा चुके हैं। अबाउट 15 to 16 ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और डायमेंशनल की कहानी पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों वीडियोस को आप देखो और जल्दी से रिवाइज करके मिलो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, आपको सॉल्व करा के देंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करना, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।